हाँ जी, दिख रहा है सबको बेटा पेपर? स्क्रीन शो हो रही है? ऑल ऑफ यू मूव हो रही है? मूव हो रही है क्या? गुड दीपशिखा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। सो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपसे आंसर्स पूछ लूंगी, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश रॉक, इग्निशियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। हाँ जी, उस्मान जमील खान, बोलो आंसर बोलो। मैम ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस बाय व्हिच जर्म्स इन इट कैन बी किल्ड। हाँ जी संजना, बिल्कुल। तो आंसर आप लोग हैंड रेज करोगे। हाँ जी, हुडा, ईशान आंसर बताओ बेटा। पास्चराइजेशन, कंडेंसेशन या इरेडिकेशन? मैम इरेडिकेशन। साहिब आंसर दो बच्चे। मैम पास्चराइजेशन। बिल्कुल, पास्चराइजेशन। व्हाट इज पास्चराइजेशन, कोई बता सकता है? मैम क्या है? एक मिनट बेटा, बोलो बोलो। Ma'am, when we heat up the milk, so the germs get killed. So that process is called pasteurization. जो हमारे यहाँ मिल्क आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्चराइजेशन, मतलब पास्चराइज्ड मिल्क होता है ना। होता क्या है बेटा, मिल्क को अब जैसे जो मिल्क पैकेट्स वगैरह में आता है, आपको पता है कि दूध को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो दूध तो खराब हो जाएगा, ये पैकेट्स पता नहीं कब कब की होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए पास्चराइजेशन जो है, इट इज अ प्रोसेस, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो मिल्क है उसको टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली इसको मतलब हीट अप करते हैं पूरा, ठीक है। और उसके बाद इसको फिर से ठंडा करके वो करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। आपको चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब टेम्परेचर अपने हिसाब से जो है लिख लीजिए। पास्चराइजेशन, बेटा म्यूट कर लो खुद को। is a process by which milk is heated to specific temperature, उसे बॉयल नहीं किया जाता है, ओनली हीट किया जाता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टू किल हार्मफुल बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, दैट कैन लीड टू डिजीजेस, इतना नोट कर लीजिए। हो गया सबका बच्चों, ठीक है। दिस इज पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब इसको स्पेसिफिकली पूरा बताने के लिए वही है कि इट इज कितने डिग्रीज पे किया जाता है, क्योंकि हर तरीके से हर जगह, जैसे अगर मैं बोलूं
कि समटाइम्स समझ जो कुछ है मिल्क को कुछ कंट्रीज में 63 डिग्री पे किया जाता है फॉर 30 मिनट्स। अब वो पूरा प्रोसीजर मैं नहीं बता रही हूँ, कुछ ना बता रही हूँ कि पास्चराइजेशन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है मिल्क को फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ अ पीरियड टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे कराओ, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज air contains dash which needed for burning, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? दीपशिखा आंसर दो। मैम ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्निंग प्रोसेस। वो आपने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना सबने, वो जो बॉटल वाला, कैंडल और बॉटल वाला। हाँ जी बिल्कुल, नाइस। ठीक है, जरूरत ही नहीं है बताने की, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पेपर में ही कुछ नहीं करके आते हैं, है ना? चलो कोई ना। डैश विल रिमेन मोर टाइम, दैट विल टेक द मोर टाइम टू डीजनरेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ वुड, ऑर्गेनिक वेस्ट, पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल? हाँ जी अर्पिता, आप बताओ बेटा। मैम द आंसर इज एल्यूमिनियम फॉइल। बिल्कुल, एल्यूमिनियम फॉइल डिग्रेड होने में, बिकॉज इट विल टुक अबाउट 200 और 300 और 400 ईयर्स तक। ठीक है, दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम फॉइल। इससे बेटर आप लोग खाना, वैसे भी एल्यूमिनियम फॉइल में कितने बच्चे हैं जो खाना लेके जाते हैं? मत लेके जाया करो, इट इज टॉक्सिक टू टेक द फूड। ठीक है, उससे बेटर आता है बटर पेपर आता है, या फिर आपका जो फूड पेपर आता है जिसमें पिज्जा वगैरह, वो सॉरी बर्गर वगैरह जो रैप किए जाते हैं, उसे उसमें खाना रखना चाहिए। समझ आ गया सबको? चलिए आगे देखिए। डैश वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, संजना बेटा हैंड रेज करके रखो ना, आप आंसर सही दे रहे हो, है ना? हाँ जी, शुभम को बार आंसर दो, नेक्स्ट आपसे पूछूंगे संजना। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन रॉय, सीवी रमन या होमी जहांगीर बाबा? मैम राजा राम मोहन रॉय। बिल्कुल करेक्ट है, राजा राम मोहन रॉय इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द, इसमें लिख देती हूँ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज state true or false. Sanjana, there are 5 continents and 7 oceans on Earth's surface. मैम ट्रू। True. नो मैम फॉल्स फॉल्स हाँ, this is false. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? मैम 7। बिल्कुल ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं, तो पहले ही देखने से ही गलत हो रहा है। ठीक है, तो इट इज फास्ट फॉल्स। ग्रीनलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। कार्तिक राघव आंसर देना बेटा इस क्वेश्चन का। मैम ट्रू। ट्रू, ट्रू, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। आप बताओ आदित्य, आदित्य सिंह, बोलो बेटा। मैम फॉल्स। फॉल्स होगा, ठीक है, बिकॉज ग्रीनलैंड क्या है? इट इज द लार्जेस्ट। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट। नक्श, नक्श आंसर बताओ बेटा नेक्स्ट का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न। भारत रत्न पता है आपको, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पोस्ट थर्मसली, मतलब कि आफ्टर डेथ। ठीक है, क्या ये करेक्ट है जो स्टेटमेंट है? मैम ट्रू। ट्रू है ये। मानसी आप दो आंसर इसका, इट्स ट्रू और मैम फॉल्स? दिस इज फॉल्स। मैम फॉल्स। Can you tell me the year in which the APJ Abdul Kalam got the Bharat Ratna award? बोलो, आदि बताना बेटा, in which year he got the award Bharat Ratna? बेटा सिर्फ ट्रू और फॉल्स से कुछ नहीं होगा, सब कुछ जानना जरूरी है। आप बोलो प्रतीक प्रकाश, बोलो प्रतीक प्रकाश। हाँ जी रक्षित आप बोलो। मैम
मैम मेरे को ईयर तो नहीं पता मैम, मेरे को ये पता है लेकिन कि मैम 2 पीपल्स को मिला आफ्टर डेथ, मैम नेम पता है। चलो इस स्टेटमेंट में ये फॉल्स है, ये सबको पता चल गया, ये मिला था 1997 में। ठीक है रक्षित, ओके चले। The tsunamis are a wave created underwater earthquake deep near the ocean floor. It is true or false? दीपशिखा आंसर देना बेटा इसका, फॉल्स या ट्रू? Sorry, ma'am, true. बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू, गुड, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट अर्पिता, the next question is Sundar Lal Bahuguna is the most famously attached with the Chipko Andolan. Yes ma'am, and ma'am he is the father of Chipko Andolan. It is true, very nice. Good, very good. चलिए हिमांश हैंड रेज किया करो बेटा, ठीक है। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपको 2 करने हैं। अब 5 मार्क्स के हैं तो भैया थोड़ा टाइम लगेगा इनको, मेरे को जगह भी थोड़ी कम लग रही है इसके लिए, कल से उसमें ज्यादा जगह मांगूंगी, ठीक है। अब हमारे पास सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में जो है बताना है, ठीक है, डिस्कस करना है, ठीक है। पहले कोई बच्चा क्लास में डिस्कस कर सकता है, कोई बता सकता है? साहिब बोलो बेटा, एनीवन इन द क्लास? एक्चुअली इससे रिलेटेड एक मैं होमवर्क देती हूँ, मैं यहाँ क्लास में इसको कराऊंगी, आंसर कराऊंगी, लिखवाऊंगी क्वेश्चन वगैरह इसके। आप लोगों ने क्या करना है, इसके डायग्राम्स बनाने हैं होमवर्क में, सोलर इक्लिप्स का और लूनर इक्लिप्स का, ठीक है। मैं आंसर लिखवाऊंगी, आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर दिस। बना लोगे ना? होमवर्क इज टू ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर दिस डायग्राम्स, ये आज का होमवर्क है, प्लीज डू करिएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सोलर एंड, ओके कार्तिक इज सेइंग कि मैम मेरे को अच्छे से आता है। चलो एक स्वेक्षा भी है, मैंने स्वेक्षा से भी क्वेश्चन नहीं पूछा अभी। हाँ जी, पहले आप बताओ अभिनव कश्यप, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स। Yes ma'am, solar eclipse occur when the moon passes between earth and the sun. The moon between Ma'am, in ma'am the between the earth ठीक है, earth and the sun. वेरी नाइस। आप स्वेक्षा आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द लूनर इक्लिप्स? Lunar eclipse happens when the moon, no, when the earth comes in the straight line in which the mean sun and moon. देखो बेटा, एक्लिप्स का क्या मतलब होता है, किसी के बीच में आना, किसी को शेडो कर देना, ठीक है। या तो लूनार ले लो या सोलार ले लो, कोई भी है, सोलर या लूनार, इनका मतलब इक्लिप्स का मीनिंग क्या हुआ, टू शेडो डाउन, मतलब किसी बंदे को शेडो कर देना। जैसे मैं किसी के सामने खड़ी हो जाऊं, मैं उसको इक्लिप्स कर दूं, इस किसी के बीच में, जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, से ए और बी, ठीक है, ये एक दूसरे को आराम से देख पा रहे हैं, मतलब मैं इनको एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, ये इस तरीके से ए और बी, ठीक है। बट इसके बीच में एक ऐसा पर्सन आ जाए जैसे सी, ठीक है, तो सी ए को क्या कर रहा है, ए और बी के बीच में आके क्या कर रहा है, शेडो कर रहा है एक दूसरे को। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसे बोलेंगे एक्लिप्स, ठीक है। तो इसका आंसर नोट करेंगे आप लोग, 5 मार्क्स का है तो मैं इसको थोड़ा पहले एक्लिप्स से डेफिनेशन दूंगी, ठीक है। शुरुआत में एक्लिप्स से करूंगी कि व्हाट इज एक्लिप्स, नोट करिए, 1 मिनट लिखेंगे आप लोग, बहुत शॉर्ट में एक्लिप्स के बारे में। एन एक्लिप्स happens when one celestial body blocks, ठीक है, another, ठीक है, in another, सिंपल इतना लिख दो वो भी बहुत है, ठीक है बेटा। अब ये 2 फिनोमेना जो है, ठीक है, ये जो है लूनर एंड सोलर, तो इनके 3 चीजों के बीच में होता है, सन, मून एंड अर्थ, ठीक है। देयर आर 3 थिंग्स, ठीक है, जो टेंडम में है। तो सबसे पहली बात आती है
सोलर एक्लिप्स की, ठीक है, इसमें नोट डाउन करिए आप, ठीक है। फॉर अ सोलर एक्लिप्स, जल्दी जल्दी नोट करिएगा, एक्लिप्स, ठीक है। टू अकर, टू अकर, द मून, the moon should be between the earth and the sun. ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। लूनर एक्लिप्स में लिखिए, फॉर अ लूनर एक्लिप्स, ठीक है, द अर्थ शुड बी बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है बेटा, द मून शुड बी बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन केस ऑफ सोलर, ठीक है। एंड सन और मून के बीच में अर्थ होगी तो वो लूनर इक्लिप्स होगा। समझ गए सब? चलिए मैसेज कर दो अर्पिता, ठीक है। अभी हम इनके बीच का थोड़ा चाहें तो डिफरेंस भी लगा सकते हैं, डिफरेंस बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करवा रही हूँ। मेन अभी इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है, जो इसी के अंदर है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है अर्पिता बेटा, फिर यहाँ पर दिक्कत होगी, आप मैसेज कर दो मुझे, ठीक है। 1 मिनट आगे देखो बेटा, इसमें लिख लीजिए सोलर एक्लिप्स बता दिया मैंने, ये भी लिखा दिया, ठीक है। अब इनमें ऐसे करके आप ऐसे टेबल बना सकते हो। एक सेकेंड, जो मेन चीजें हैं वो लिखवा रहे हो, ऐसे तो बहुत सारे हैं इनके बीच के डिफरेंसेस, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। अगर कुछ छूट जाता है तो वो सिलेबस में नहीं होगा, मैंने इसलिए नहीं करवाया, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए सोलर एक्लिप्स, एंड यहाँ लिख लीजिए आपका लूनर एक्लिप्स, ठीक है बेटा। सबसे पहले लिख लीजिए इसमें, इट अकर्स, ठीक है, वंस इन 18 months, 18 months। कर लिया नोट? हाँ बेटा वही लिखवा रही हूँ, और बेटा वेट कर लो तुम। मतलब मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि आप इतना लिख सकते हो, उससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता। एक बात बताओ, 150 वर्ड्स लिखने के लिए बोला है तो 150 वर्ड्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको मेन चीजें लिखनी जरूरी है। वो आपका आंसर, आपका बस मेन चीजें नहीं छूटनी चाहिए। इट अकर्स, लोनर एक्लिप्स कब होता है? इट अकर्स ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है जी। सेकेंड लिख लीजिए, इट लास्ट फॉर 5 to 7 minutes, ठीक है। इट लास्ट फॉर एन आवर, प्लीज नोट कर लीजिए साहिब, नोट करो, बाद में टाइम नहीं दूंगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो लास्ट लिखवा रही हूँ, इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, सोलर इक्लिप्स जो है डे टाइम, ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग नाइट। डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। एक्चुअली डायग्राम, अगर जो बच्चा डायग्राम बना के आ जाएगा उसको डिफाइन ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायग्राम में सब कुछ होगा। चलिए बेटा
एक याद रख लीजिएगा, लूनर एक्लिप्स को अपनी आंखों से डायरेक्टली देखना विदाउट एनी सेफ्टी तो आंखों के लिए काफी डैमेज कर सकता है, और सोलर एक्लिप्स उतना नहीं करता। ओके बेटा, समझ आ गया। एक और पॉइंट है जो नोट करवा ही देती हूँ मैं भी, मैं सोच रही हूँ, लिखो द सोलर एक्लिप्स, द सोलर एक्लिप्स, ठीक है, हैपन्स इन द न्यू मून फेज। आपको पता है ना न्यू मून फेज क्या होता है, ठीक है, इन द न्यू मून फेज। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, सोलर के बाद दूसरी लिख लीजिए, उसके अंदर व्हेन द मून is in the full phase, is in the full moon phase, a lunar eclipse happens. जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी ये आपके इतना इनफ है, दोनों के इनफ है, मोर देन इनफ है। और डायग्राम आप इसका बनाओगे तो आप लोगों के लिए और इनफ है, कुछ भी नहीं करना है डायग्राम में। सन, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देती हूँ, जल्दी करो 1 मिनट। कराऊं आगे डायग्राम में कैसे इजीली बना लोगे? ठीक, कोई नहीं, मैं बस समझा देती हूँ, आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखो, ये आप ऐसे समझ लीजिए, एक आपका सन है, ठीक है, ये आर्डर आपका, ये मून है, और ये आपका हो गया आपका अर्थ है, ठीक है। एक सेकेंड, सन तो बड़ा बना लीजिए, ठीक है, मैं उनको डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। दिस इज योर सन, ठीक है, समझ आया। ये छोटा वाला मैंने आपको बनाया, ये हो गया आपका मून, एम से दिखा रही हूँ, और ये आपका जो मैं ब्लू कलर में दिखा रही हूँ, दैट इज योर अर्थ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा बट, ठीक है। ये पोजीशन किसकी है, सोलर एक्लिप्स की, एक्लिप्स, आप ढंग से डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द लूनार एक्लिप्स की, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सन इज दिस, ठीक है बेटा, मून आपका क्या होगा, अगर हम बात करते हैं मून की, ठीक है, तो मून आपका हो जाएगा इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है। अर्थ बीच में आएगी ना इस केस में, तो अर्थ आ गई यहाँ पर बीच में, और साइड में आ गया ये, ठीक है। चलिए, हो गया, समझ आ गया सबको? हाँ जी बेटा, यू हैव टू मेक, और ये आपको आपको सेंड करना है मुझे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना, ठीक है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। हाँ जी, बताइए कोई, या मैं डायरेक्टली नोट करवाना शुरू कर दूं? ये आपका काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे इतना सारा लिखवाऊं? मैं नाम लिखवा देती हूँ आप लोगों को फोर्सेस के, आप लोग उनके आंसर्स लिख के आ जाइए, ठीक है, और एनर्जीज भी, ठीक है। हाँ जी, फोर्सेस में बेटा सबसे पहले तो आप बताइए, टाइप्स तो बताइए, कम से कम कोई बच्चा बता सकता। अभिनव कुमार झा, बताइए द टाइप ऑफ फोर्सेस। मैम फोर्सेस, हम्म, मैम ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ एंड मस्कुलर फोर्स। हाँ, नहीं बेटा, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताओ, सिर्फ 6 फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स की जगह वैसे बताओ आप। मैम मैम मैंने इसमें नहीं पढ़ा है 6th क्लास? मैम, मैंने मतलब अपने बोलो बोलो। मैम मैंने इसमें नहीं पढ़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं, दीपशिखा आप बताओ 6th क्लास के अकॉर्डिंग। Yes, ma'am. Gravitational force, electric force, magnetic force, nuclear force, frictional force.
चलो ठीक है, मस्कुलर फोर्स भी है आपके सिलेबस में, मैं तो आपको बोल रही थी उसको लास्ट में बताते, ठीक है। मैकेनिकल, फिर एनर्जीज में क्या क्या है, एनर्जी बताना अर्पिता आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इतना सारा कैसे लिखवाऊं, मैं सोच रही हूँ। मैम क्या बोला आपने, मेरे को सुनाई नहीं दिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताना कौन कौन सी है आपके 6th क्लास में। अच्छा सिंपल डिफरेंट नेम ही बताने, इनकी डेफिनेशन थोड़ा ना बतानी है। बताओ, चलो लिख लो डेफिनेशन, थोड़ा मुझे लगा डेफिनेशन भी लिखनी है। लिखो, पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिख लीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए मस्कुलर फोर्स, सेकेंड लिख लीजिए आपकी ग्रेविटेशनल, द वीक फोर्स जो से कहते हैं। ठीक है बेटा, द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, थर्ड लिख लीजिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फोर्थ लिख लीजिए मैग्नेटिक फोर्स। एक और लिख लीजिए, यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, whatever you want to write, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या जो भी। ठीक है, हो गया बेटा सबका। एक और लिख लीजिए लास्ट, मैकेनिकल फोर्स। हो गया सबका फोर्स, फिर एनर्जीज भी लिखवा देते हो। बेटा सारे अलाउड नहीं है ना बेटा, समझे बेटा। हो गया सबका। चलिए अब एनर्जीज भी लिखवाई दो, साइड में ही लिखवा देती हूँ यहाँ पे। लिखिए टाइप्स ऑफ एनर्जीज में। ठीक है, पहली लिख लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। सेकेंड लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, थर्ड लिख लीजिए केमिकल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी मैं एडिशनल लिखवा रही हूँ। ठीक है, चलो वैसे हो भी सकती है, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इन सबका सम होता है, पता है आपको। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी एंड लास्ट लिख लीजिए पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी। अब प्लीज इसमें अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो प्लीज डिफाइन मत करने बैठ जाना, नहीं तो पेपर में डिफाइन ही करते रह जाओगे। सिर्फ उन्होंने नेम पूछे हैं, मैं भी पहले थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मैंने कितनी सारी एनर्जीज और उनको कैसे डिफाइन करूंगी। मतलब इतना सारा स्पेस कहाँ होगा भाई, इतना स्पेस नहीं होता है उसमें, स्पेस थोड़ा ही होता है। वो स्पेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देते हैं पेपर के अंदर ही, ज्यादा नहीं होता। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन पता चले आपने एक फालतू चीज लिखने में तो इतना टाइम, इतना ज्यादा स्पेस वेस्ट कर दिया, स्पेस ही खत्म हो गई वहां पे पेपर में। ध्यान रखनी है इस चीज को, ठीक है जी। जो स्पेस होगी उसको आपको सोच समझ के यूटिलाइज करना है वहां पे। चले, सबका हो गया। प्लीज बताइए, जल्दी बताइए बेटा सबका। आपका तो हो गया दीपशिखा एंड अर्पिता। ईशान हुड्डा हुआ कि नहीं? चलो ज्यादातर बच्चों को हो ही चुका है। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास जो क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन करने थे, 3 में से हमने 2 कर लिए, खत्म करते हैं। ठीक है, चलो नहीं बट हम तीसरा भी करेंगे, हम तो पेपर कर रहे हैं ना डिस्कशन, हम थोड़ा ना पेपर करने गए हैं। चलो थोड़ा सा ही बताऊंगी मैं, आप उसके बारे में आगे थोड़ा सा घर से करिएगा। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनाइटेड नेशंस? ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस क्या है, मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाई गई थी, 1945 में बनाई गई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
ठीक है, आप इस पे खुद ही नोट्स बनाओगे, एक होमवर्क है आज का, ठीक है, आप इस पे खुद नोट्स बनाओगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही नोट्स बना के लाओगे। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करना है। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर देखो, आपने मेन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी, देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, 3WH, ठीक है, समझ आई? तो व्हेन कब बनाई गई, उससे पहले वाई लिख दो, मतलब इस डब्ल्यू में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अब ये डब्ल्यू ये नहीं है कि मैंने जो 3 डब्ल्यू बताए उसी के अकॉर्डिंग, आपका डब्ल्यू आंसर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। व्हेन की जगह पहले आप वाई ऐड करो कि यूनाइटेड नेशन है क्या, ठीक है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो W3WH है उसमें सबसे पहले डब्ल्यू में व्हाट बताओ कि व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, इट इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है, क्यों बनाई, ठीक है। फिर वाई, व्हाट और वाई के अंदर वो पूरा इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। व्हेन समझ आई, हेडक्वार्टर वेयर, समझ आई मेरी बात, और कैसे ये काम करती है, इनफ है आंसर के अंदर। इससे ज्यादा क्या लिखोगे किसी चीज के बारे में, ये आप तरीके से लिख के आओगे, इस तरीके से आंसर लिख के लाओगे मेरे को, समझ आए? व्हाट क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है और कैसे है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है और आंसर खत्म हो जाता है। अगर बच्चे आप 5 लाइन के अंदर ये सारी चीजें बता दे रहे हो तो आप एग्जामिनर को सब कुछ, अब जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए 2 पेज का आंसर लिख के दिखाओ, ठीक है। अब 2 पेज में भी आप अगर मेन चीज ही नहीं लिखोगे तो वो 2 पेज में आप यूनाइटेड नेशन की कहानियां लिख रहे हो फालतू की, जो कि जरूरत ही नहीं है। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी जरूरी है, ठीक है। समझ आ गया सबको मेरी बात? क्या ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अच्छे से लिख के लाओगे? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।